सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं लीना लियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर। लाहौर में आज जो खुदकुश हमला हुआ, सबसे पहले उसकी मजम्मत करना चाहेंगे हम सब लोग, और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह शोहदा के जो दर्जात हैं उन्हें बुलंद करे, और इसके साथ साथ जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, अल्लाह उनको सब्र दे। लेकिन आज की जो पोलिटिकल स्टोरीज़ हैं वो ये है कि हमजा शहबाज की कल एक तस्वीर जो है वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आखिर वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, किस बात की उनको खुशी है, कुछ इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लीना, आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लगा। 2 दिनों से तो आपकी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, गला आपका ख़राब था। बहरहाल तो ये भी एक अच्छा निकल अभी भी नहीं रही है। अच्छा, लेकिन बहरहाल वाकई जो आज लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ ये हमें बताता है, याद दिलाता है कि ख़तरात कितने हैं। पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो किस तरह पाकिस्तान को टारगेट किए हुए हैं, और डेफिनेटली एक मैसेज है जो देना चाहेंगे इस वक्त। पाकिस्तान के दुश्मनों ने ये पैगाम दिया है कि वो रोकने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी बहादुर कौम है। हमारी फोर्सेस बड़ी अलर्ट हैं, और शुक्र खुदा का ये देखें, कल दाता दरबार गए सुबह नवाज शरीफ साहब, और खैर खैरियत से वो वापस चले गए। जो भी जान गई बड़ी वो उसकी बड़ी अहमियत होती है। पूरा किसी न किसी कुंबे का जाने वाला फ़र्द, और वो एक इंतहाई ये अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये ब्लास्ट कल होता जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए हुए थे, तो कितना बड़ा नुकसान होता मुल्क का, कितना बड़ा। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है जो आज हुआ। लेकिन आप इससे देखें कि दुश्मन जो है हमें नहीं पता क्या करना चाहता है, लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वो हमारी बर्बादी और तबाही चाहता है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान महफूज हाथों में है। और दूसरा आपने ज़िक्र किया कि आज हमजा शहबाज साहब की एक तस्वीर है, अगर प्रोड्यूसर साहबा उसको दिखा सकें स्क्रीन पर। ये जो तस्वीर है वो कहते हैं ना कि 1000 वर्ड्स भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ज़रा हंसियाँ देखें भतीजे की, ज़रा चेहरे पे ज़रा खुशी देखें भतीजे के। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं अपने ताऊ को। बिल्कुल, यानी ये तस्वीर जो है इसके बाद कोई बहस की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद कोई इसको एक्सप्लेन करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। जो लोग नून लीग के हैं, जो हमजा शहबाज साहब, मरियम साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सियासत पूरा जो चलती आ रही है पिछले कई अरसा से, ये तस्वीर बिल्कुल वाज़े कर देती है सारी सूरत हाल। सर, हो सकता है कोई कारकुन का देख रहा हो, वो आगे से मुस्कुरा पड़े होंगे। अब आप लोग भी स्पेकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसका जो दिल आता है वो सोशल मीडिया पे बात कर देता है, और उसके बाद हम उस पर प्रोग्राम कर लेते हैं। सर, बड़ी माजरत के साथ, ये मेरा एक पॉइंट है। मैंने खुदा न खास्ता ये कब कहा कि ये आप किसी और का पॉइंट पेश कर रही हैं, ये आप ही का पॉइंट है डेफिनेटली। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो तस्वीर जो हैं ये वो बोलती हैं, और इसका जो बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो एक इंटरनल रिफ्ट है, जो नवाज शरीफ साहब देखें, जो वो कोट लखपत जेल एक जुलूस की शक्ल में जाना चाहते थे, वर्कर्स को ले जाना, उसके 3-4 वो मैसेज देना चाह रहे थे। एक तो मैसेज वो ये देना चाह रहे थे कि अभी तक जो जमात है वो मौजूद है, और बहुत गहरे तरीके से मौजूद है। मुझे अगर आप भेज भी दें जेल में तो भी वर्कर्स मेरे साथ हैं। अभी रीशफलिंग हुई है, अभी नए ओहदेदारा जो है ना वो लगाए गए हैं, और उसमें जो ज़्यादातर जो नवाज शरीफ साहब के लॉयल हैं उनको लगाया गया। और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि ये जो जुलूस होगा इसको वो करेंगे, जो है ना मरियम नवाज साहबा इसको लीड करेंगी, हमजा शहबाज साहब इसका वो करेंगे, इसको गाड़ी चलाएंगे। अब उसके बाद तवक्को ये थी कि इसमें कोई कम अज़ कम भी कोई 15-20 हज़ार लोग आप अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 2-3-4 हज़ार लोग, यही वो लोग थे। और मैं आपको पूरी इसकी 8:40 पे निकले तकरीबन नवाज शरीफ साहब जाती अमरा से। जी, और जब वो निकले तो इनके साथ 70-80 लोग थे घर के, और बाहर को 400-500 लोग खड़े थे। ये मैं आपको विदाउट एग्जेजरेशन बता रहा हूँ। वहाँ से ये निकले तो बड़ी नज़दीकी एक जगह है अड्डा प्लाट, जहाँ पर इमरान खान साहब ने जलसा भी किया था। वहाँ पर ये तकरीबन रुके हैं आधा घंटा, वहाँ पे रुके हैं 15-20 मिनट रुके हैं, क्योंकि जाती अमरा के अब इर्द गिर्द जो सड़कें हैं वो उन पर बड़ी हैवी ट्रैफिक है और वो बड़ी चौड़ी सड़कें हैं। तो जब ट्रैफिक रोकी
तो वो जो सारी गाड़ियाँ जो आई वो बस तसव्वुर कर लिया गया कि वो इन्हीं के इस्तकबाल के लिए आई हैं। वो तकरीबन, लेकिन इनकी अपनी जो गाड़ियाँ थी वो 60-70 के लगभग गाड़ियाँ थी। अब लाहौर पावर बेस है शरीफ ख़ानदान का, यहाँ से वो बिला शिरकत गैरे पिछले 15-20-25 साल से वो तमाम सीट्स जीत रहे हैं और लाहौर पे इतना ज़्यादा ख़र्चा किया है, नून लीग ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ये पावर बेस है नून लीग का, और वहाँ पर यह सूरत हाल है। फिर वो चले गए रिंग रोड के ऊपर, शिंगाई फ्लाईओवर 2-3 किलोमीटर चलता है, नीचे फिरोजपुर रोड है, वहाँ से वो उतरे हैं तो परवेज़ मलिक साहब और वहाँ पर वो ख्वाजा इमरान साहब जो हैं उन्होंने कुछ लोगों को 1001 लोग थे जो इकट्ठे किए हुए थे वहाँ पे, कोई आधा घंटा वहाँ पर वो रुके। फिर उसके बाद वो गजुमता से तकरीबन आप ये देखें कि 4-5 किलोमीटर है कोट लखपत जेल। तो रात 8:40 पे जो सफ़र इनका शुरू हुआ वो ख़त्म हुआ जाके तकरीबन 12:05 पे, और रास्ते में कोई भी नहीं था, ना होने के बराबर लोग थे, जो लोग घंटे लग गए। जो लोग थे, जो उनके साथ जो लोग थे, जितनी तादाद में आना चाहिए था उतनी तादाद में लोग नहीं थे। 4-5 हज़ार लोग, 3-4 हज़ार लोग थे। नजर भी आ रही कह रही हैं, वो कह रही हैं कि बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पर और ये एक कामयाब जो था पावर शो था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मीडिया को रोका गया। ख्वाजा आसिफ की इस हवाले से बात हुई, उन्होंने कुछ क्लिप भेजे, वो भी उनकी बात आ रही है। फिर मारवी सरबत ने इस हवाले से कहा कि मीडिया को रोका जा रहा है कवरेज करने से, जिसका जवाब हामिद मीर साहब ने दिया। उन्होंने कहा 2017 में जब PTI ने इस तरीके से बाहर निकली थी तो उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट ने ये काम किया था और आज PTI की गवर्नमेंट उन्हीं को फॉलो कर रही है। दिस इज व्हाट ही रॉट। ठीक है जी, मेरा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि इतनी, और ये एक बाकायदा लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई थी और जो लोग नहीं आए, मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा लोग इकट्ठे कर सकती थी अगर हमजा शहबाज साहब वहाँ पर, क्योंकि पिछले 10 साल से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और जो सारे मामला थे लाहौर के, जो पॉलिटिक्स थी उसको हमजा शहबाज डील करते थे। आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ जो अगर अटैच हैं, कनेक्टेड हैं लोग लाहौर के या पंजाब के जो अमली सियासत में नून लीग के, वो हमजा शहबाज साहब के साथ है। ये जो तस्वीर हमने शुरू में दिखाई, बेसिकली अगर नवाज शरीफ साहब जेल में चले गए हैं और अब अगले कई महीने अगर वो बाहर नहीं निकलते तो अमली तौर पर तो फिर यही सियासत से ताल्लुक़ होगा ना कि जुमेरात वाले दिन वो कुछ लोगों से मुलाकात कर लेंगे, लेकिन जो बाहर पॉलिटिक्स है उसको तो हमजा शहबाज लीड कर रहे होंगे। मरियम साहबा को लॉन्च करने की कोशिश की गई, इस गाड़ी की वो बैक सीट पर बैठी हैं, उन्होंने बड़े ट्वीट किए, उन्होंने बड़ी झुंझलाहट का भी इजहार किया, जैसे जिनका अभी आपने जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा कि इतने लोग हैं, वो उनको नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे लोग, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर से जो लोग देख रहे हैं वो अगर क्योंकि चंद 100 लोग या 1-2 हज़ार लोग गाड़ी को इन सर्कल कर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मरियम साहिबा की सोशल मीडिया टीम बहुत स्ट्रांग है, आप अंडर एस्टिमेट कर गए हैं यहाँ पे। मैं सोशल मीडिया आप कह रहे हैं ना अंदर से गाड़ी से बैठ के, गाड़ी के अंदर जो उनके पास फोन, मोबाइल फोन है ना, उसके अंदर हर चीज़ होती है। वो डेफिनेटली उस पर होती है, मैं उनको कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा उनकी सोशल मीडिया टीम को कतई तौर पे, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त जो आज जो पावर शो जो कल हुआ नवाज शरीफ साहब का, वो इससे बड़ा हो सकता था, लेकिन जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से नहीं हुआ। मैं आज एक नून लीग के रहनुमा हमारे ऑफिस आए हुए थे किसी और मकसद के लिए, मैं उनसे जब बात कर रहा था तो उनकी गुफ्तगू में भी मुझे एक, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड थी बात तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी गुफ्तगू में भी एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही थी कि जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का जिसमें वो मुल्क की इदारों को गालियाँ निकालते थे, जो सियासत कर रहे हैं लोग अमली तौर पर, वो ये समझते हैं कि इस चीज़ का मुस्तकबिल नहीं है, अगर आप इसी तरह हेड ऑन जाएंगे तो इस चीज़ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और वो जो तहरीक इंसाफ की नाकामियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं या उनके जो एक्शन है, वो तो तहरीक इंसाफ तो उसको भुगतेगी, लेकिन नून लीग अगर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ अपनी कैंपेन को जारी रखेगी तो इस पूरी पॉलिटिक्स में उनको कुछ हासिल नहीं होगा। नून लीग के बहुत सारे लोग, अच्छा अब आप ये देखें कि ये ऐलान किया गया, इवन पूरे लाहौर के लोग वहाँ पर नहीं थे, सवाए परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान के, ख्वाजा बिरादरान तो वैसे ही जो हैं वो जेल में हैं, बाकी वहाँ पर बहुत सारे लोग, अयाज सादिक साहब स्पीकर रहे, अयाज सादिक साहब स्पीकर रहे, अयाज सादिक साहब स्पीकर, और मिर्ज़ा साहब हैं और बहुत सारे मियाँ नसीर साहब हैं, बहुत सारे लोग नहीं आए, सूबाई असम्बली के मेंबर नहीं थे, ख्वाजा आसिफ अकेले आए, एहसन इकबाल को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, वो नहीं आए, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन वहाँ पर वो नहीं आए। अच्छा, इस तरह आप ये देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी, उनको नायब सदर बनाया गया, सीनियर नायब सदर बनाया गया। तो अगर ये जितने MNAs हैं, अगर ये हर MNA या MPA
200 लोग भी लेके आ जाते तो वहां पर कम से कम 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते। और जो रीलॉन्च करना चाह रहे थे मरियम नवाज साहबा को, नवाज शरीफ साहब, वो बड़े आसान तरीके से हो सकता था। और जो बयानियाँ, जिनको ये एक तासुर भी दिया जा सकता था, ये बड़ा वजन होता नवाज शरीफ साहब की इस बात में कि देखिए मेरा बयानिया जोर पकड़ रहा है। लेकिन जो ये एपिसोड हुआ, वो कुछ भी कहें, उनकी ट्विटर टीम, इसमें कोई शक नहीं, आपने दुरुस्त कहा कि मियाँ साहब की, साहबजादी की ट्विटर टीम बड़ी ज़बरदस्त है, सोशल मीडिया टीम उनकी, और वो इसको जितना मर्जी प्रमोट कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जो लोगों ने देखा, जो नज़र आया, उसके मुताबिक ये कोई बहुत इम्प्रेसिव शो नहीं था। इससे बड़ा शो हो सकता था, लेकिन ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि ये हमजा शहबाज साहब की ख्वाहिश नहीं थी कि वो इसको बड़ा शो करे, क्योंकि इस जलूस की क़यादत मरियम नवाज कर रही थी, वो सिर्फ एक ड्राइवर की हैसियत से अगली सीट पर बैठे हुए थे। मेरे ख्याल में आज इस हवाले से उन्हें कुछ सजा भी मिली है। राना साहब, आज जब वो कोर्ट गए हैं तो उनके आसपास कोई भी नहीं था, कोई रहनुमा नहीं था, कोई MP नहीं था, कोई MNA नहीं था, अकेले गए हैं वो आज कोर्ट। नहीं, बात यह है अलीना, देखें कल जो कुछ हुआ ना, ये जिसने भी किया उसने मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो एक ड्रामा चलाया जा रहा था पिछले 3-4 महीनों से कि मियाँ साहब शदीद अलील हैं, उनका दिल का आर्जा लाहक है, ये है वो है, यहाँ इलाज नहीं हो सकता, पर यहाँ वो 4 घंटे गाड़ी में बैठ सकते हैं अपने घर से कोट लखपत जेल तक, फिर तो उनको कुछ नहीं हुआ। यानी किसी जिसने भी किया, जिसने भी ये प्लान किया, जिसने भी ये प्लान किया ना, उसने मियाँ साहब के खिलाफ साजिश की। दूसरी बात जो समी साहब ने की कि ये मरियम नवाज साहबा को लॉन्च करने के लिए, देखें मरियम नवाज साहबा का बयानिया, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब अब अपने बयानिए पे, समी साहब उनका क्या बयानिया पिछले 4-5 महीने में बाहर आ रहा है, ये तो कह रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी जान छूटे। और आपने लाहौर के लोगों की बात की कि इनका गढ़ 1970 में समी साहब, यही लाहौर जो था वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का गढ़ था। यहाँ से कोई और जमात एक सीट भी नहीं जीत सकी थी, सारी सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती थी। लेकिन आप देखें कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली तो यही लाहौर जो था वो सबसे बड़ा मरकज़ था, और 77 में जितनी भी PNA की तहरीक थी उसका गढ़ जो था वो लाहौर था। तो अब शरीफ खानदान जो है ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है अहले लाहौर के सामने, इसलिए ये कहना कि इनकी वो हैसियत लाहौर में रह गई है, अब लाहौर इनका सियासी गढ़ नहीं रह गया। ये तस्वीर जो है ये अंदर बता रही थी हमजा शहबाज साहब का, कि वो अंदर से कितने वो लोग तो कहते हैं सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कोई और ही कर रहा है, हर चीज कंट्रोल्ड है, लोगों को फोन चले जाते हैं कि आपने बाहर नहीं आना, अगर आप बाहर आए तो आपके साथ बुरा हो सकता है। वो तो इस तरह की बातें करते हैं जब उनके रहनुमा आते हैं। कौन सी क्या बुरा हो सकता है, ये तो वही बताएंगे ना। नहीं, बात ये है अलीना, मेरी बात सुने, कल जिस तरीके से ये प्लान किया गया, ये समी साहब ने तो 15-20 हज़ार की बात की ना, मेरी इनके लोगों से बात की हुई थी पहले, वो कहते थे 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे मियाँ साहब को वहाँ छोड़ने के लिए। मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये समी साहब ने 4000 भी ज्यादा बताया, 2-2.5 से ज्यादा बंदा नहीं था वहाँ पे। वैसे पाकिस्तान का मसला है अब मरीम नवाज और नवाज शरीफ और ये सब जिसको हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि PTI का कोई भी रहनुमा आता है वो अवाम की बात नहीं करेगा, वो महंगाई की बात नहीं करेगा, वो रमजान की बात नहीं करेगा, वो इन्फ्लेशन की बात नहीं करेगा, वो कहेगा अच्छा मरियम को ये हो गया, नवाज शरीफ साहब को ये हो गया, शहबाज शरीफ साहब को ये हो गया। लेकिन जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं, क्या उन्हें कभी कोई एड्रेस करेगा? अब तो इतने साल हो गए, अब तो 1 साल भी पूरा होने वाला, सालगिरह आने वाली है। देखिए ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका ताल्लुक है गवर्नेंस से, गवर्नेंस का ताल्लुक है सियासत से। अच्छा, अब सियासत में इस वक्त कौन लोग लीड कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, जो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में है? शरीफ खानदान है, तो यही मरियम नवाज साहबा हैं, शहबाज साहब हैं, पीपल्स पार्टी के अब वो हादसाती चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो के नवासे जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, बिलावल जरदारी साहब हैं। तो आप इन सियासतदानों से जान कैसे छुड़ाएंगे? ये पाकिस्तान की सियासत पर हावी हैं, नून लीग की 65 कौमी असम्बली की सीट्स हैं, तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि ये मसला पाकिस्तान के लोगों का नहीं है? पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, एक सूबा है, दूसरा बड़ा सूबा पाकिस्तान का, जहाँ पर वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो ये महंगाई से बड़ा मसला मसाइल हैं। नहीं, महंगाई का हल किसने करना? मैंने और आपने नहीं करना महंगाई का हल, महंगाई का हल इन्होंने करना है। नहीं, उनकी जो अपोजिशन जमात है, जो उनके मेंबरान हैं, अगर वो कौमी असम्बली में इस इशू को उठाएं महंगाई के, सेनेट में अगर अपोजिशन एक मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करके गवर्नमेंट को टफ टाइम दे, तो इससे गवर्नमेंट को आप प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप महंगाई, चीज़ों की महंगाई ना करें। और ये सियासत जो है, ये देखें, मार्क्स ने कहा था कि
लेनिन ने भी यही बात कही थी कि अगर आप सियासत से जान छुड़ाएंगे और घर जाके बैठ जाएंगे तो वो सियासत आके आपके दरवाजे को दस्तक देगी। पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग। आप पॉलिटिक्स से, क्योंकि पॉलिटिक्स का ताल्लुक गवर्नेंस से है और गवर्नेंस मेरी और आपकी ज़िंदगियों को डील करती है। मैं अब जब आगे जाएंगे हम, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो बात कही वो यही बात थी। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें पाकिस्तान के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी अभी कोई से नहीं है। दौलत इतनी आ गई है, पैसा इतना आ गया है, यहाँ पर प्रॉफिटिंग इस हद तक बढ़ गई है कि इवन आपके जो स्कूल्स हैं, जिस केस का हम जिक्र करेंगे आगे जाके, स्कूल फीस का है वो अलीना। और मैं आज सुन रहा था जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को, जस्टिस फैसल अरब साहब को, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा को, जो गुफ्तगू का लेवल था, जो पॉइंट, मैं सोच रहा था काश ये लोग पाकिस्तान के पॉलिटिशियन बन जाएं या ये पॉलिटिशियन होते। ये इस कदर समझ रहे हैं पाकिस्तान के आइन को, कानून को, लॉ मेकर्स की सोच को, और इतने उन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पोज किए वकला पर कि ये और एक जो उनका जो कमेंट था जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का कि यस हम समझते हैं ट्रेडिंग नॉलेज फॉर मनी इज़ योर बिजनेस। क्या खूबसूरत फिक्रे थे। एक मैं कहता हूँ कि एक पोइट्री थी जो वो कर रहे थे। काश मैं आज ये सोच रहा था, काश हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस काबिल होते, काश वो इन चीज़ों को समझ रहे होते, तो ये पाकिस्तान के मसाइल आज इतने ना होते। तो ये सियासत जो है ना अलीना, आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हम डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर डायरेक्टली, इसलिए कि जिन लोगों ने ये मसाइल हल करने हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल उनकी तरजीहात नहीं है। आप पिछले 2 महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देख लें, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की नैब के मुतालिक होंगी, अपने ऊपर जो करप्शन के मुकदमात हैं उनके बारे में होंगी, नैब के कवानीन की तब्दीली के बारे में होंगी। तो ये पाकिस्तान के लोगों के मसाइल तो हल करने के लिए ना ये फोरम इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको हम मुकद्दस। आज भी इमरान खान साहब कोई बात नहीं की ना, और वो चले गए इस तरीके से। मतलब इमरान साहब ने आज एक बात कही है, मैं आपको बता देता हूँ, जो आज उनकी पार्लियामानी पार्टी का इजलास था, बिल्कुल हुआ। उसमें यार लोगों ने तो बड़ी खबरें उड़ाई कि इमरान साहब पर बड़ी तनकीद हुई और ये कहा गया कि ये नॉन इलेक्टेड लोग क्या कर रहे हैं और ये और वो। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इसको रिसर्च किया, लोगों से बात की जो मीटिंग में शरीक थे, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक मेंबर असम्बली फैसलाबाद से खुर्रम साहब, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको तरजीह मिल रही है, जिस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं जो फ़ैसला भी कर रहा हूँ वो मेरिट पे कर रहा हूँ और मुझे लोगों को जवाब देना है। और आप मेरी ये बात याद रखें, अगर मैं नाकाम हुआ तो आप सब लोग नाकाम हैं, अगर मैं फेल हुआ तो आप सब लोग फेल हैं, अगर मैं फेल हुआ तो तहरीक इंसाफ फेल होगी, फिर ना मेरा कोई मुस्तकबिल है सियासी, ना आपका कोई मुस्तकबिल है। लेकिन मैं आपको ये यहाँ पर बात बता रहा हूँ, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा करूंगा, इन करप्ट लोगों को एलिमिनेट करूंगा 1 साल के अंदर अंदर। ये आज मैसेज था इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अपनी पार्लिमानी पार्टी में। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, मेरिटोक्रेसी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। और ये जो करप्शन है ये किस लेवल पे भी है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए नासूर बन चुकी है। पैसे निकलवाए जाएंगे गिरफ्तारियों के अलावा, पैसे राना साहब इसका क्या मतलब है ना? ये तो हम सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम करप्ट अनासर के खिलाफ और करप्ट लोगों के खिलाफ जो है वो हम मुहिम चलाएंगे और उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्या पैसे निकलेंगे? अलीना देखें, बात ये आज जिस एतमाद से वजीर आजम ने बात की, उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट में रोज बैठकर हमें गालियां देते हैं, लेकिन हम और हौसले से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान का मुफाद अजीज है, हमें हमारे सामने सिर्फ पाकिस्तान का मुफाद है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर, जो समी साहब ने आपको बात की, बिल्कुल सही, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर, ये पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर बात की, उन्होंने कहा कि ये करप्ट अनासर जो है ना ये फारग हो जाएंगे। और ये एक सबूत आपने कल देख लिया लाहौर में, जो 2-2.5 हज़ार बंदा निकला कि ये फारग होना शुरू हो गए हैं। और एक अभी बल्दियाती इलेक्शन होंगे पंजाब में, आप देखें उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ी मुबारकबाद दी अरकान असम्बली ने कि भाई आपने ये बड़ा अच्छा फैसला किया। महंगाई की बात, एक जुमला सिर्फ ये, बल्दियाती इलेक्शंस कराने का आपके पास फाइनेंस है नहीं और आप बल्दियाती इलेक्शंस करा रहे हैं। मुनस ने बाकायदा इस चीज को हाईलाइट किया, उसने कहा आप लेकर आए बल्दियाती निजाम, लेकिन ये टाइम ठीक नहीं है और इलेक्शंस भी नहीं होने चाहिए। फिर एक बल्दियाती निजाम में ऑलरेडी टेन्योर चल रहा है, ये अगर आप किसी का टेन्योर खत्म करते हैं तो ये गैर आईनी काम नहीं है। गैर आईनी नहीं है, कानून पास किया
असम्बली ने, और ये जो महंगाई आप बात कर रहे हैं ना आवाम के मसाइल, जी। इसकी जड़ ये बल्दियाती इदारे हैं। अच्छा। जिन पर नून लीग का कब्जा है। ठीक, सही। वो नून लीग के मेयर चेयरमैन जो बैठे हैं ना, ये महंगाई को इन लोगों ने देखना होता है। ये है महंगाई के जिम्मेदार। ये है प्रॉब्लम इमरान खान की हुकूमत के लिए, ये सबसे ज्यादा जो पंजाब में बल्दियाती इदारे हैं। तो जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अब कानून बन गया तो ये देखें महंगाई भी कंट्रोल होगी। चलिए ठीक है, अगर महंगाई की बात करें तो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, पूरा एक मैकेनिज्म है जो सुबह के अंडर आता है, उसके ऊपर क्या काम हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, आज अलीना ये जो एक प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस का जो मामला है, हर घर की ये कहानी है। ये पाकिस्तान के मसाइल हैं। हर घर में बच्चा है और वो स्कूल में जाता है और उसकी फ़ीस है। और जो पाकिस्तान के रियासती स्कूल हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के स्कूल हैं, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर स्कूल कहते हैं, वो तो बर्बाद हैं बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर आप बच्चे को भेजें तो बच्चे को वो तालीम जो चाहिए, जो किसी भी माँ बाप का ख्वाब है, वो नहीं मिलती। प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ पर बेपनाह फ़ीसें। कुछ अर्सा पहले पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा प्राइवेट स्कूल्स को, क्योंकि फ़ीसें वो रोज़ाना इजाफा हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि जी आप 5% से ज़्यादा फ़ीस नहीं बढ़ा सकते सालाना, कैप कर दिया फॉर 3 ईयर्स। और कहा कि अगर कोई आप समझते हैं कि आपने ख़र्चा ज़्यादा किया तो आप दरख्वास्त दें और फिर देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम अगर बढ़ाई जा सके तो 8% तक, लेकिन वो भी रेगुलेटर जो है सरकार इजाज़त देगी तो तब। तो ये सारे मालकान जो थे ये चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो हुकूमत का फ़ैसला था इसको बरकरार रखा। ये आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फारिग कर दिया। तो अब ये रिव्यू पिटीशन है एक्चुअली जो इस वक्त चल रही है, जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा यानी जो प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं उनके बड़े बड़े वकील हैं, करोड़ों रुपए की फ़ीसों वाले वकील हैं, शायद हामिद साहब हैं और भी बड़े बड़े नाम हैं। आसिफ सईद खोसा साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और इसमें जनाब एजाजुल एहसन साहब हैं, इसमें फैसल अरब साहब हैं और आसिफ सईद खोसा साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। आज जो गुफ्तगू थी उसमें ये कहा एजाजुल एहसन साहब ने, जब ये आर्गूमेंट हो रहे थे, मैं वो उनके कमेंट बाद में आपको बताता हूँ। जो केस है असल में बुनियादी तौर पर कोर्ट ये डिटरमिन करना चाह रही है कि क्या आइनी तौर पर या कानूनी तौर पर अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो कोई परसेंटेज तय कर दे किसी भी इदारे की, कि उसका जो प्राइस जो उसने इजाफा करना है कीमत का, वो किस फ़ीसद तक करना है। क्योंकि अदालत ये समझती है कि शायद ये रेगुलेटर का काम है, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, मिसाल के तौर पे गन्ने की अगर प्राइस में कोई इजाफा होता है, खाद की प्राइस में इजाफा होता है, तो लोग एहतजाज करते हैं, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट से मिलते हैं, वज़ीरों से मिलते हैं, फिर एक कानून साजी करके उस मसले को हल कर लिया जाता है। तो इसी तरह ये जो स्कूल का मामला है, इसमें अगर फ़ीसें बढ़ाई जानी है तो ये रेगुलेटर तय करे, अदालत को आप इस मामले में क्यों ले आएँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो आज थी उसमें जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मैं जो ये आर्टिकल 18 और ये आर्टिकल 3 जो है बेसिक प्रिंसिपल जो हैं, मैं जब इनको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो इरा है, जिस वक्त ये आइन बना, जिस वक्त ये शिक्कें डाली गईं, आपको ज़हन में रखना चाहिए कि वो क्या वक्त था। ये वक्त था जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 1973 में गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या था, डेमोक्रेटिक यानी सोशलिज़म के नज़दीक थे वो। हमारी जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो चीज़ें जिस तरीके से लेके आए प्रोटेक्शन के लिए, तो उनमें वो जो एक सोच थी, वो जो फ़िलासफ़ी थी, वो उसके सामने थी। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि इस वक्त जो सिस्टम है, इसमें एक दफ़ा जब आप इस सिस्टम में इन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप किसी चीज़ को गलत नहीं कह सकते। मसलन बिज़नेस के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, जब आपने लाइसेंस ले लिया तो फिर वो जो रेगुलेटर है वो जो आपको बताता है उसी में ही आपने रह के काम करना होता है। तो मैक्रो जो मैनेजमेंट है उसमें जो रेगुलेटर है, एक्चुअली
रेगुलेटर इज़ द वन हुज कॉलिंग शॉट्स, और जो बाकी जो सब लोग हैं, सिटीज़न जो है वो तो सिर्फ वो अप्लाई करता है। लेकिन उन्होंने आज अपना कुछ माजी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक ज़माना था कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, पब्लिक स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि डेरा गाजी खां में जो मैं पढ़ता था, और उन्होंने बताया कि प्राइमरी स्कूल नंबर 1 डेरा गाजी खान, जहाँ से जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा पढ़ के आए हैं, 12.5 रुपये महीना। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 144 रुपये सालाना फ़ीस, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कहा। और उन्होंने ये कहा कि अब वो जो स्कूल हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, या इस तरह के जो स्कूल हैं, वहाँ पर किसी सरदार की या किसी वडेरे की गाय भैंसें होंगी। और मैं इस वक्त जो सोच रहा हूँ, ये जो मुकदमा मेरे सामने है, तो मैं उन बच्चों का सोच रहा हूँ, उन देहाती लोगों का सोच रहा हूँ, उन गरीब लोगों का सोच रहा हूँ कि उनके बच्चे वो कौन से स्कूलों में जाएंगे। ये बुनियादी तौर पर जो प्रॉफिटिंग है इस वक्त, ये इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने, क्योंकि जो वकील थे वो तो प्राइवेट स्कूलों के वकील ये कह रहे थे कि जनाब हमें तो कुछ बचत ही नहीं है। और अलीना, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं, अरबों रुपए का प्रॉफिट है इन प्राइवेट स्कूल्स को। सिटी स्कूल ने 2018 में 8 अरब रुपए का प्रॉफिट, पहले सालाना यानी 8 अरब रुपए ग्रॉस, और उससे पहले 5 अरब रुपए सालाना उनकी जो ग्रॉस इनकम है। ठीक है। अच्छा, फिर अपना मुनाफा कम करने के लिए क्या करते हैं कि वो अपने डायरेक्टर्स को, सीईओज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों रुपए उन्होंने अपने डायरेक्टर्स को और सीईओ को पे किए हैं, और ख़ुद ही अपने जो स्कूल्स हैं, अपना जो सिस्टम है, उससे कर्ज़ा लेते हैं। कर्ज़ा उससे पैसे निकाल के अपने सिस्टम से कर्ज़ा लेके उसको अपने एक्सपेंसेस ज़ाहिर करते हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये भी है कि जिस वक्त ये अपने अखराजात शो करते हैं, तो जो इनकी फ़ीस लिखी हुई है ना, उस फ़ीस को बतौर अपने एक्सपेंस डालते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ी तादाद को डिस्काउंट देते हैं। और वो जो डिस्काउंट है वो तो, लेकिन वो उसको अपने ख़र्चों में डिस्काउंटेड फ़ीस नहीं बयान करते, वो जो पूरी फ़ीस है वही बयान करते हैं। जिस पर एजाजुल एहसन साहब ने वो जो उनके वकील थे, उनकी गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि फ़ीस को ज़्यादा दिखाकर अपने अखराजात को बढ़ाना ये इस्तेहसाल है, ये मुनाफाखोरी है। तो ये आप मत कहें। और फिर 36% उन्होंने कहा कि ये इतना मुनाफा, 36% तो सिर्फ मनशियात के कारोबार में हो सकता है, और किसी कारोबार में इतना मुनाफा नहीं है। तो जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, अगर आप उसको देखें, करोड़ों अरबों रुपए प्रॉफिट अलीना इन प्राइवेट अच्छा, स्कूल्स मुझे का। ना वो बातें याद आ रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है 2018 दिसंबर की है, मई चल रहा है, तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, कुछ भी नहीं किया, बल्कि डेवलपमेंट जो फंड है उसके ऊपर कट लगा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब एक दफ़ा उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जितने भी आर्टिकल्स हैं सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, मैं इन्हें बाइंडिंग करूँगा। अभी तक उस हवाले से भी कोई काम नहीं हुआ। और फिर आज जो कोर्ट के एक बड़े अहम रिमार्क्स थे राना साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल देखेंगे कि इसकी हदूद क्या है और उस हवाले से हम कार्रवाई करेंगे। मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी, वो ये है कि सो मोटो का एक अच्छा इख्तियार है, जिसके ज़रिए आप कम से कम जो अवामी फलाह के इशू हैं उनको हल भी कर सकते हैं और कुछ डायरेक्शन भी दे सकते हैं। क्योंकि अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो तो और बहुत सी चीज़ों में घिरी हुई है, जो मुझे नजर आ रहा है। तो तालीम जो तरजीह है वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। ऐसी बात नहीं है लीना, इमरान खान ने देखें खुद भी मियाँ वाली में एक यूनिवर्सिटी कायम की। अच्छा, कितने सालों में राना साहब? अब एक यूनिवर्सिटी वाली बात तो नहीं है ना। मसाइल, मेरी आप गुजारिश सुन लें, ये प्राइवेट स्कूल माफिया जो है ना, आप ये देखें कि पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों के अलावा जी मिशनरी स्कूल होते थे। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, अंजुमन इस्लामिया के स्कूल होते थे जिनको मुकम्मल तौर पर प्राइवेट अंदाज में चलाया जाता था। उनमें फीसें क्या होती थी? यही जो समी साहब ने बात की, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज में 12.5 रुपए फीस होती थी महीने की, तो इसी तरह इस्लामिया कॉलेज में भी यही 12-13 रुपए फीस होती थी। ठीक है, वो उस इस्लामिया कॉलेज को कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देती थी, लेकिन वो उन्हीं फीसों से उसी निज़ाम के तहत अपने असातिज़ा की तनख्वाहें भी देते थे, स्कूल भी चलाते थे, क्योंकि उनका मकसद जो था। अब बताएं, क्या ये जो प्राइवेट स्कूल जो है ये रियासत की रेट से ज्यादा पावरफुल है? इस वक्त ज्यादा पावरफुल है, मैं आपको बता दूं। कैसे सर? इसलिए कि जो रियासत अपना फरीज़ा नहीं सर अंजाम दे सकी, और ये जो वालदैन हैं उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना, ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये इतने बड़े लोग हैं, ये इतने बड़े बड़े वकील हैं, ये करोड़ों रुपए इतना खर्च करते हैं कि किस तरीके से ये जो लूप होल है, जो हमारे कानून में जो थोड़ी बहुत कोई कहीं पे भी उनको मौका मिलता है तो वो उसको प्ले अप करते हैं।
आसिफ सईद खान खोसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो बात कही है, खुदा ताला उन्हें ज़िंदगी भी दे, सेहत भी दे। उन्होंने कहा है कि ये तालीम नेशनल सिक्योरिटी इशू है पाकिस्तान का। ये जो बच्चों का तालीम का, ये हमारा मुस्तकबिल है। और नेशनल सिक्योरिटी और क्या होती है अगर हम अपने मुस्तकबिल को ना संभाल सकें, और अगर चंद बिलियन रुपीस अगर इधर खर्च करके इन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करते हो तो ये कौन सी बड़ी बात है। और मुझे जजेस का मूड लगता है, मुझे जो उनके सवालात हैं ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये एपेक्स कोर्ट है और वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेगी। और वो सारी चीज़ें जो है ना वो कानूनी नुक्ते तय करेंगी, क्योंकि एक उनका जो फैसला है, अगर वो एक जगह पे ये तय कर लें कि ये इख्तियार अदालत के पास है कि वो तय करें कि किस पे कितना टैक्स लगना है या किस पे कितनी अमाउंट वो उसका फिक्स करें, तो फिर और भी बहुत सारे बिजनेसेस के लोग आ जाएंगे, तो एक पंडोरा बॉक्स होगा। इसलिए अदालत रिस्ट्रेन चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ जो के अवाम का मसला है उसको वो अपने वो उससे अपनी वो आंखें एक साइड पे नहीं हटा सकते। सर, अगर हम मदरसा रिफॉर्म्स ला सकते हैं ना, तो हमें स्कूलों के हवाले से भी रिफॉर्म्स करने चाहिए ना। नहीं, रिफॉर्म उसको लेके कंसर्न है, जैसे कि आपने कहा कि खोसा साहब ने कहा ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इससे बड़ा तो कोई मसला ही नहीं है ना। देखें, बात यह अभी राना साहब हल्का सा लुकमा दे रहे हैं, ये क्योंकि कल भी है ये प्राइवेट स्कूल्स का जो इशू है, मैं कल आपको बताऊंगा, मेरे पास ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि कितने अरब रुपए ये जो स्कूल वालों ने प्रॉफिट बनाया और किस तरह वालदैन की जेबों से ये इन्होंने निकाला है। और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, इजाजुल हसन साहब ने ये कहा, फैसल अरब साहब ने कहा कि ये जो पेरेंट्स हैं, ये मुआशरे में वो जो सोचते हैं अपने बच्चों के हवाले से, ये उन सब का इशू है। एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। और कल मैं इसका जिक्र करूंगा, पूरा तफसील बताऊंगा कितने अरब रुपए इन स्कूल वालों ने बनाए हैं और गरीबों को लूटा है और अपनी बिल्डिंग्स खड़ी की हैं। बहुत सारे लोगों ने तो पता नहीं और भी कितने कारोबार कर लिए हैं। एक बड़ी अहम आज डेवलपमेंट हुई, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नवीद कमर मिले हैं जनाब आरिफ अलवी साहब से। पहला आला सतही राब्ता पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का। अब देखें आरिफ अलवी को उन्होंने क्या कहा। मैं आरिफ अलवी साहब ने भी जो गुफ्तगू की है पिछले दिनों वो भी, और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है वो इंशाल्लाह ताला कल हम या परसों इस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो जरा कह के देखें, जैसे क्या बात हो रही है। हमजा शहबाज की बिलावल साहब बड़े परेशान हो जाते हैं और अच्छा जो उनके मुंह में दिल में आता है वो बोल देते हैं। डेवलपमेंट है जो समी साहब ने बात की ना, ये मुलाकात जो है ऐसे नहीं कि ये आसफ जरदारी या बिलावल भुट्टो की मर्जी के बगैर हुई होगी। ये क्या पैगाम लेकर गए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, सदर मुमलिकत हैं, वफाक की अलामत है। ये तो नहीं कह रहे 5 बार पीपल्स पार्टी पहले उनके हलफ बर्दारी में नहीं गए थे, ये आज ये उनके पास गए हैं तो गए थे, ये आने वाला वक्त है। लेकिन ये सियासी डेवलपमेंट बहुत बड़ी है अलीना। और अगर आप देखें ना तो वो जिस तरह हंस रहे हैं सदर साहब, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ कहा होगा, खुर्शीद शाह साहब ने कहा देखो साढ़े नाल हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है पार्लियामेंट में, तो आगे से अलवी साहब ने शायद ये कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम कैसे आपके साथ। अगर आप फुटेज देखें ना बिल्कुल ऐसे बात करेंगे। लेकिन मुझे कहा जा रहा है आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। कल आपको बताएंगे कि आखिरी जो मुलाकात है इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।